अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का क्या ताल्लुकात है आपस में, क्या रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कम होती है, कितनी बढ़ती है कितनी कम होती है, ये आज हम समझेंगे, या होता ही नहीं है फ़र्क। तो मेरा नाम है करतार कुमार, आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल सुपीरियर प्लस पर। ठीक, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक छोटा सा लाइक हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग खुशी देता है कि हम आगे आपके लिए काम करते रहें और चलाते रहें। जस्ट एक छोटा सा लाइक। दूसरी चीज़, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तालीम को बढ़ाएं और जो है लोग जैसे तरक्की करें, पढ़ें और उनका इल्म में इजाफा हो और इस मुल्क को अच्छा बनाएं। देखिए, समझदार लोग होंगे ना, अपना मुल्क तरक्की करेगा। तो कोशिश करें अंग्रेज़ों के साथ शेयर ना करें, वो हमसे कई गुना आगे हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, उनका भला हो, जैसे हमारा मुल्क तरक्की करे एंड इन द एंड जो हमारा मुल्क ख़त्म हो रहा है ना, तो वेल, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। अगर मैं आपको ये बात दिखा दूँ, हमारे पास हमने एक पीछे एक चीज़ ड्राइव की थी, हमने पीछे एक इक्वेशन ड्राइव की थी, वो थी प्रेशर बराबर है 1/3 रो, जो वेलोसिटी थी u, मैंने कहा था u स्क्वायर का मीन, वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन। तो इसको इसको पढ़ते क्या, यू स्क्वायर मीन या स्क्वायर मीन वेलोसिटी पढ़ते हैं या मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो नहीं कहूँ, डायरेक्शन तो नहीं बता रही, स्पीड अगर मैं कहूँ तो बेहतर है। एंड सेकेंड थिंग इज दिस, मीन स्क्वायर स्पीड और दूसरा स्क्वायर मीन स्पीड। ये दो अलग अलग चीज़ें बेटा, ये बहुत दोनों अलग अलग चीज़ें। ये क्या है दरअसल, आपका ये वाली जो चीज़ है ये बराबर होती है मीन स्क्वायर स्पीड। स्पीड का स्क्वायर लो देन मीन लो। दूसरा क्या, स्क्वायर मीन स्पीड। आप क्या करो, मीन उठाओ पहले वेलोसिटी का, उसके बाद इसका स्क्वायर करो। ठीक है, पहले क्या है, पहले स्क्वायर पहले आ रहा है और बार ऊपर बाद में आ रहा है, पहले बार नीचे आ रहा है स्क्वायर बाद में। यानी पहले आपने मीन लिया स्पीड का देन स्क्वायर किया, आपने पहले स्क्वायर किया स्पीड का देन मीन लिया। सो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम जो हमारी किताब के अंदर हो रहा होता है वो होता है ये मीन स्क्वायर स्पीड। हम इसको पहले वाले केस को रेफर करते हैं जो हमारी किताब के अंदर होता है, तो इसको मैं ऐसे टिक मार देता हूं। तो बेटा, ये आपके पास एक इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव की, बड़ी जदोजहद के बाद हमने ये निकाली है। अगर हम रो को लिखें टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, रो को हम चेंज कर लेना, हमारा रो है, रो को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वो जो इक्वेशन है मास अपान वॉल्यूम तो लिख सकते हैं टोटल मास। पी हम कर लेते हैं बराबर 1/3। देखिए हमने ऊपर क्या किया था पता है, ये देखो, हमने एन एम अपान वी को रो ले लिया था, मतलब ये फार्मूले से। ये कैसे आया, प्रीवियस लेक्चर में समझाया। अब मैं इस रो की जगह ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ इजीली। ठीक है, इजीली लिख सकता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में समझाया था मैंने आपको डिटेल, ऐसे अंधाधुंध मैंने नहीं पढ़ाया आपको। और ना मैं आपको अंधाधुंध पढ़ाता हूँ कि भाई जो ऐसे चल रहा है, मैं हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन के साथ रीज़न देता हूँ कि ऐसा काम हो रहा है, क्यों हो रहा है आखिरकार। तो 1/3 एम एन यू स्क्वायर मीन अपान वी, यही हम कर रहे थे ना अभी, ये वही है ना। तो बेटा हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए। ये जो स्मॉल एम है ये क्या बता रहा है, एक बात याद रखना, ये स्मॉल एम क्या बता रहा है, ये है मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, सिंगल एंटिटी। ठीक है, एन क्या बता रहा है, एन इज द नंबर ऑफ एंटिटीज, कितने नंबर के अंदर हैं ये जो है ना एंटिटीज। तो हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी मैंने आपको ऊपर समझाया था, एम और एन को टोटल मास आपको मिल जाएगा। जब एम और एन को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, टोटल मास मिलेगा। ठीक है, ये भी मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया और आपको अभी भी समझ आ गया होगा। 1/3
एम एन को क्या लिख सकते हैं, टोटल मास हम लिखेंगे बड़ा एम अपान वॉल्यूम वी, यू स्क्वायर मीन। भाई डेंसिटी भी किसके बराबर होती है, रो किसके बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होती है टोटल मास गिवन मास अपान वॉल्यूम। यही तो मास अपान वॉल्यूम लिख लिया हमने। मैंने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लिया आपको समझाने के लिए, थोड़े बेसिक यानी रिवाइज होती चले। मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी। देखो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आपको जहन नशी हो तो आप उसके तरीक़ेकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज करना होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv², एम यू स्क्वायर। तो आपको मास चाहिए ओवरऑल एंड यू स्क्वायर चाहिए जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसको अलहदा कर लो और बकाया चीज़ों को मतलब तुम एक साइड मार लो। तो नीचे 3 है, ऊपर चला जाएगा 3p अपॉन में तुम्हारा v है, ये भी ऊपर चला जाएगा 3pv बराबर है टोटल मास इंटू यू स्क्वायर का मीन। एक चीज़ की कमी है 1/2 हाफ, तो हाफ है नहीं दोनों साइड्स पे। आप क्या करवा दो, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स, या करो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ये करो मल्टीप्लाई, ये कर लो, बात सेम ही है। मल्टीप्लाई बाय 1/2 या डिवाइड बाय 2 बात सेम है। अगर मैथ के स्टूडेंट हो और शार्प माइंड हो तो समझ गए होगे। मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इक्वेशन है, इक्वेशन की तरफ एक एक साइड पे कुछ भी नहीं करना होता। इस साइड पे कुछ कर रहे हैं डिवाइड बाय हाफ, और ये इस साइड पे भी करवाना होगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3pv बराबर है 1/2 टोटल मास आपका यू स्क्वायर। ये आपके पास क्या है 1/2 एम यू स्क्वायर, ये इससे मिल रही है इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी यू स्क्वायर है, ये भी यू स्क्वायर है, वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी है तमाम मालिक्यूल्स की। दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आ गया काइनेटिक एनर्जी। जी सर ये फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मल्टीप्लाई करवा दो 3/2pv के। लेकिन हमें तो टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, तो एक और हमें रिलेशन आता है जो कि है जनरल गैस इक्वेशन जो है आपके पास, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दोनों में फ़र्क है जनरल और आइडियल के अंदर। तो इसके थ्रू हम पीवी की जगह लिख सकते हैं एनआरटी, ठीक है ना, एनआरटी लिख सकते हैं पीवी की जगह। तो इधर कर दो तुम लोग 3/2 एनआरटी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ जाती है। ये कितना है, ओवरऑल मास का है, ओवरऑल है। टोटल मेस जो है आपके पास, टोटल मेस मतलब मोल का है, टोटल अमाउंट की आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये देखिए ये जो है कितने मतलब पार्टिकल्स की एनर्जी है भाई, एन मोल्स की यानी जो है काइनेटिक एनर्जी है। कितने कितने की है भाई, ये है एन मोल्स की काइनेटिक एनर्जी, मतलब एन मोल पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है, एन मोल्स की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर आपको एक पार्टिकल की निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो ये कितने पार्टिकल्स हैं ओवरऑल, ओवरऑल कितने पार्टिकल्स हैं ये मेरे भाई, कितने पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। देखो ये तुम्हें निकालना है ना, इसके अंदर ओवरऑल कितने पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर आपके ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, हमने ऊपर एज्यूम किया था एन पार्टिकल्स हैं, कितने एन पार्टिकल्स हैं। अब ये कितने एन मोल्स की काइनेटिक एनर्जी है ना, तो अभी अगर हमें एक मालिक्यूल की निकालनी है तो क्या होगा यार, फिर से उस इक्वेशन पे आ जाओ जो तुम्हारे पास थी, प्रेशर की इज इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैस ऑफ वन पार्टिकल, यू स्क्वायर तुम करो एंड देन इसका मीन लो और डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये तुम्हारे पास आ गए। तो तुम क्या करोगे, पीवी तुम्हारे पास कितनी आ गई, पीवी बराबर है 1/3, और तुम क्या करो इधर एन एम यू स्क्वायर का मीन, ठीक है। ये तुम्हारे पास कंडीशन ऐसे चल रही है। पीवी को तुम किसके बराबर ले सकते हो, देखो एक आपको हम फिर से कर रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, हमें ये पता है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। इधर लिख लिया हमने एनआरटी
बराबर है 1/3 NmU²। एन किसके बराबर है? एन क्या? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है यार? टोटल पार्टिकल्स एन अपान किसके बराबर होता है? टोटल पार्टिकल्स डिवाइड बाय एन है। एन अपान एन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एन अपान एन ए के बराबर होता है। टोटल पार्टिकल डिवाइड बाय ये एवागाड्रो कांस्टेंट, तो तुम्हारे पास ये मोल आ जाएगा। ठीक है, एवागाड्रो नंबर नहीं होता, एवागाड्रो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। जो कह रहा है नंबर समझो, वो यार अल्फाज नहीं है, छोड़ दो बिला वजह का। तो एनआरटी ये इसके बराबर होगा। एन की जगह तुम क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट आर टी। भाई दोनों साइड पे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, 1/2 चाहिए। 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1/2 मल्टीप्लाई करवा दो। जो यहाँ पे किया है वो यहाँ पे करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 NmU² मीन। ठीक है, मतलब तुम मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालोगे, स्पीड निकालोगे। तो 3 क्या यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना, मल्टीप्लाई करेगा वहाँ पे जाके। ठीक है, ये इस n से ये n मर गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 1/2 R/NA, ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा। ये जो 3 था, ये जहाँ पे हमने भेज दिया, तो ये 3 इधर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बचा? 1/2 MU² ऑल। ये क्या बचा मेरे भाई आपको? ओ मेरे माँ के लाल, ये मास कितना? एक पार्टिकल का है। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे बात की जा रही है, एक पार्टिकल को कंसिडर किया जा रहा है, ये एक पार्टिकल की बात की जा रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिल गया। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी आपकी प्यारी सी काइनेटिक एनर्जी, बट इट्स एवरेज, राइट। आर क्या है? ये गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। और एन क्या है आपका? एन आपके पास क्या है? एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट। जब कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो एक और कांस्टेंट आपको मिलेगा। देखो, कांस्टेंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं R/NA को हम कहते हैं K का नाम देते हैं, और जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी कर रहे 3/2 का 3/2। ये जो K है इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बंदा था जिसने, यानी जिसके नाम पे ये नाम आया है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है। ये क्या है? देखिए, आर क्या बताता है आपको? आर बताता है नंबर ऑफ मोल्स का, जो है ना तुम्हारे पास कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल। लेकिन R/NA मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल। ये आर क्या? एक मोल का है। Na क्या है? एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल का है। क्या? एक पार्टिकल का क्या कांस्टेंट होगा? एक पार्टिकल का क्या पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये है R/NA। वैल्यू माइनस के अंदर आती है। कैसे मिलेगी वैल्यू इसकी भाई? आर क्या है? 8.314। डिवाइड करवा दो इसको मेरे भाई, किससे? एवागाड्रो कांस्टेंट से 6.02 × 10⁻23। हल करवाओगे तुम्हें 1.4 या 1.38 ऐसे कुछ मिलेगा। आई डोंट रिमेंबर क्या था। ऐसे तुम्हें कुछ कांस्टेंट मिलेगा, इंटू 10⁻−23 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, -23। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की, पूरे सिस्टम की नहीं, एक सिंगल मॉलिक्यूल की किसके बराबर होगी? 3/2 kT। 3/2 kT। इस K का यूनिट क्या होता है भाई? पता है इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल मॉलिक्यूल केल्विन। यानी इसका मकसद क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के पास कितने जूल एनर्जी है, कितने जूल एनर्जी पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के पास है 1 डिग्री केल्विन पर। 1 डिग्री केल्विन पे कितना है? या ये कह सकते हो एक कितने जूल एनर्जी पर मॉलिक्यूल बढ़ेगी पर केल्विन टेम्परेचर राइज करने पर, ये कह सकते हो आप इसको। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का यूनिट ये बताता है जूल पर मॉलिक्यूल, कितने जूल पर मॉलिक्यूल की एनर्जी है पर केल्विन पर, कितने जूल
एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है पर केल्विन पर केल्विन टेम्परेचर पर। ये इसकी यानी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। कितनी इक्वेशन है आपके पास? 2 इक्वेशंस है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी की? काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 किसके मेरे भाई? nRT के। ये किसकी? ये क्या बता रही है? ये n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी है, n मोल्स की है। एक और आपके पास फार्मूला है के ई इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास है। ये ट्रांसलेशनल है आपके पास, ये एवरेज निकाल रहे हैं आप, है ट्रांसलेशनल लेकिन है एवरेज। क्योंकि भाई देखो, एक मॉलिक्यूल है, कोई स्पीड से जा रहा है, कोई स्लो चल रहा है। अब स्लो वाले की कम होगी, ज़्यादा वाले की ज़्यादा होगी, लेकिन इस मसले के हल के लिए हमने एवरेज निकाल लिया। सिंपल, समझे इस बात के लिए? एवरेज है ये। तो काइनेटिक एनर्जी का ये जो फार्मूला है, ये आपको प्यारा क्या बताता है? ये क्या प्यारा सा फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी एवरेज बराबर है आपके प्यारे 3/2 kT के बराबर। ये कितने की है काइनेटिक एनर्जी? एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की। सवाल पूछे आपको एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये फार्मूला लगाओगे। n मोल्स की निकालो, ये फार्मूला लगाओगे। k की वैल्यू याद रख लेना बेटा, k की वैल्यू लाजमी याद रख लेना, 1.38064 इंटू 10 की पावर -23। भाई मुझे याद नहीं है, इस बुक से मैं देख के बता रहा हूँ, ये बुक में इधर लिखा हुआ है। मैं कोई मतलब अफलातून नहीं हूँ कि मुझे याद है ये वाली चीज़ इधर, ठीक है। जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। ये मैंने समझाया, यूनिट क्या बता रहा है आपको? लोग नहीं समझाते, लोग हाँ ये यूनिट है, सिग्निफिकेंस दी है मैंने इसकी। भाई तुम देख रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, तुम्हें फ़ायदा तो हो कुछ। वो लगड़ बगड़ तो तुम्हें कोई भी पढ़ा सकता है। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है यानी तुम्हारे इस टॉपिक की, कि कोई कितनी तेज़ी से जो मॉलिक्यूल से वाइब्रेट कर रहे हैं तुम्हें इससे पता चल जाएगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिलेशनशिप। भाई तुम्हें इस रिलेशन से पता चला काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो काइनेटिक एनर्जी इज ये जो है एक मॉलिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 kT के। के कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन दिस केस। यानी तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल मतलब वो मोशन बढ़ेगी, ट्रांसलेटरी मोशन बढ़ाएगा, समझे? तो ये हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली हमारे इस प्यारे से टॉपिक की। अब हम बढ़ते हैं, हमारे जो आज का जो सवाल था ना, एक हमारा जो क्वेश्चन था, वो आज हम हल करने की कोशिश करते हैं। 15.4 की जो एग्जाम्पल है, वर्कड एग्जाम्पल, इसको अंडरस्टैंड करेंगे बड़े अच्छे अंदाज से। ये बड़ी प्यारी न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारी जो प्यारी सी इक्वेशन आई है, क्या गुल खिला सकते हैं हमारी इस प्यारी सी इक्वेशन से। बड़े मज़े का सवाल है। सवाल कहता है द एटम्स इन गैस। क्या बोलता है भाई? गौर से सुनो। द एटम्स इन अ गैस हैव मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। गैस के एटम्स के पास मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, प्यारी सी, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। केल्विन के अंदर इसका टेम्परेचर निकालो। एटम्स के पास इतनी एनर्जी है, देखो एक एटम नहीं है, ज्यादा की बात की जा रही है। क्या? ज्यादा की बात कही जा रही है, एक की नहीं है, ज्यादा की बात कही जा रही है। इसको तुम कैसे हल करोगे? तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता, तुम्हें नंबर ऑफ एटम नहीं पता, लेकिन तुम्हें एनर्जी पता है। तो तुम पूरे नंबर ऑफ एटम्स को एक ही एटम कंसीडर कर लो, मतलब वो इस एक बंदे के पास ही एनर्जी है, ये तुम कंसीडर कर लो। नंबर ऑफ एटम नहीं पता ना, तुम एक पूरा ले लो। देखो 1 किलो के तुम 10 ईंटें लो, 1 किलो की मतलब 10 ईंटें लो। मैंने 3 उठा ली थी, 10 छोड़ो। इसका वजन कितना है? 3 किलो। या तुम्हें नंबर नहीं पता, तुम्हें पता है ओवरऑल 3 किलो वजन है, तुम आधे आधे किलो की उठाओ या 3 किलो की पूरी उठा लो ईंट। तो मैं 3 किलो की पूरी ईंट उठा रहा हूँ, एक बड़ा आइटम ले रहा हूँ, सिंपल। लंबी क्यों करूँ मैं? वजन तो दोनों का बराबर, वजन नहीं सॉरी मैथ तो दोनों का बराबर ही आ रहा है ना। तो इसी लॉजिक के हिसाब से मैं ले सकता हूँ ये काम। तो अब कौन सा फार्मूला लगेगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला। काइनेटिक एनर्जी बराबर है
3/2 kT। ठीक है, आपको कितना एनर्जी गिवन है? 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻21। 3/2 है, इधर हो जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा KT। टेम्परेचर तुम्हें भाई केल्विन में मिलेगा इस सवाल से। K की वैल्यू क्या थी? K की वैल्यू क्या थी? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 10। 10/3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻21। मेरे भाई K की वैल्यू थी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू T टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर मालूम करना है ना। -23 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड होगा। ठीक है, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेरे भाई, मेरे लाल। डिवाइड होगा यहां पे जाके, डिवाइड करवाओ। 10⁻⁻23 माइनस अलग नहीं होगा। ये बराबर है किसके? 1.38 के। 1.38 को मैं 138/100 भी लिख सकता हूं। T कैलकुलेटर यूज नहीं करना ना फिलहाल। तो ये हुआ पावर के अंदर -23। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगी पावर। ठीक है, तो 10/3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+21 बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी। 23 -21 या -21 + 23 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 10/3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 2 बचेगा ना। ये इक्वल टू चलता हुआ आ रहा है 138/100 T बराबर है 138/100। ठीक है, 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1000। 1000/3 1000/3 100 डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 138। ये किसके बराबर हुआ? टेम्परेचर के। ठीक है, जब तुम 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 1, ये इधर 33 आ जाएगा। ठीक है, सही हुआ ना? बिल्कुल सही हुआ। इसको तो जब तुम 2 के टेबल से हल करो, यहां पे हो जाएगा 500, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास प्यारा सा 69। ठीक है, 69 और 33 का टेबल थोड़ा 3 का लगता है यहां पे। 2 और 3 और यहां पे हो जाएगा 11। 23 और 11। ठीक है, 23 किसी टेबल में नहीं आता। 23 क्या है? किसी भी टेबल में नहीं आता। तो 5500 तुम कर लो। 500 मल्टीप्लाई बाय 1100 5500/23। ठीक है, जब अब तुम्हें डालना पड़ेगा कैलकुलेटर। देखो, हल तो तुम अभी भी कर सकते हो, 1 मिनट का खेल लगेगा। तुम बच्चों वाली डिवीजन जो तुम क्लास 6-7 में करते थे वो लगा लो, लेकिन हम चला रहे हैं कैलकुलेटर। तुम्हारे पास जो जवाब आ रहा है वो टेम्परेचर बराबर आ रहा है इसके बाद 239.130। और ये बता दूं, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि इधर 33.33 आएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर है, लेकिन 240 तक होगा मैक्सिमम। क्या ये केल्विन के अंदर आंसर है? क्या 239.130 केल्विन है? तो तुम्हें अब जाना है केल्विन से सेल्सियस में। तुम्हें सेल्सियस में भी आंसर चाहिए। एक आंसर ये हो गया। सेल्सियस में जाने के लिए तुम क्या करोगे? केल्विन में गिवन है, सेल्सियस में जाने के लिए क्या करोगे तुम? डिग्री सेल्सियस बराबर है केल्विन -273 के। तो डिग्री सेल्सियस टी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर है तुम्हारे पास के -273 कितना हुआ? 239.13 -273। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारे पास बराबर आ गया 239 - 273 माइनस का 33.86 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री कहाँ से है? डिग्री भाई इसके साथ चलता हुआ आ रहा है, जो हमने लिखा नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। और साइन कन्वेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हम लगा रहे हैं इसको। ठीक है, एंड वो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। T डिग्री सेंटीग्रेड इतना तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया। अब तुम्हारी किताब में जो रिजल्ट आया 242 केल्विन आया है और -31 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों?
बेसिकली हमने क्या किया था, हमने एक भंड किया था, हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स उठाए हैं, ठीक है। अब अगर हम एक्चुअल रिजल्ट उठाए, इस वैल्यू को हम डायरेक्टली जो है ना पुट कर दें, मतलब इस वाले वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दें ना, हमारे पास आंसर पता है क्या आएगा। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिखूं, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1,00,000 आएगा, ठीक है। 1,00,000 अपान 3 मल्टीप्लाई बाय 138 कितना हो रहा होगा, 140, 420, 420, 414, ठीक है। 1,00,000 डिवाइड बाय 414, ये आपके पास आंसर आएगा। तो कैलकुलेटर चला लो, तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा ना 1,00,000 डिवाइड बाय 414, ये जो रिजल्ट आएगा इसके बाद ये तुम्हारा आएगा 241.54, ठीक है। और जब तुम 273 में से माइनस करोगे 241.54, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा -273 -31.45 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन के अंदर है, ये केल्विन के अंदर है। चूंकि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, आप नस का टेस्ट दें, आईबी का टेस्ट दें, देखिए हम तैयारी करवाते हैं टेस्ट की, एंटी टेस्ट की, तो वहां पे अप्रोक्सीमेट आंसर आता है आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे हो गया, 5 क्या कुछ सवालों में 7 भी हो गया, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड्स में कर रहे हैं, कैलकुलेटर अलाउ है, मैंने हल करवाना सिखा दिया। 5500 को 23 से डिवाइड करवा दो तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट बनेगा भाई, 5500 अंदर आ गया और ऐसे करोगे तुम हल, 23 आ गया बाहर, 2 पे गया 46, बाकी बचा 900, 900 तो तुम लगाओगे, तुम्हारे पास ऐसे कुछ आता जाएगा आता जाएगा। तो जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास 3 से तुम क्या करोगे भाई, हल करोगे ना, 90 3 पे जाएगा ना, 23 69 आ जाएगा, 69 माइनस तुम्हारे पास बच जाएगा कितना, 21, 21 210 तुम लगाओगे, 210 पे कब पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 239 पॉइंट, ऐसे तुम्हारा आंसर आएगा। तुम ऐसे एंट्री टेस्ट में हल करते हो, लेकिन हकीकत वाला जो जवाब है ना इसका, हकीकत प्रॉपर आंसर जो है इसका, जो आपके पास अगर कैलकुलेटर से हल करें तो क्या बनेगा आंसर आपका, प्यारा सा आंसर 241.545 केल्विन, जिसको आप राउंड ऑफ करके 242 लिख रहे हैं, और प्यारा सा आपका माइनस का 31.45 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप राउंड ऑफ करके -31 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं। ये आपके पास रिजल्ट है। तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली कि हमने एक चालाकी मारी और हमने क्या किया, ये एनर्जी एक ही मालिक्यूल को दे दी और हमने यही अंडरस्टैंडिंग किया। भाई ये केटी वाला फार्मूला क्यों चलाया भाई, टीचर्स भंड मारेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखवाएंगे, लेकिन ये बात समझ लेना मेरे भाई, बात समझ लेना, मैंने आपको ईंट वाली एग्जाम्पल ली, 3 किलो की ईंट, आधी किलो की ईंट, इधर लिखा हुआ था एटम्स, लेकिन ये फार्मूला तो एक एटम का है, मतलब तुम्हारे पास 3/2 KT एक का है ना, लेकिन तुम क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्यों अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, ये मैंने आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दिया है, क्लियर कट कॉन्सेप्ट दिया है कि यार तुम एक ही कंसीडर कर लो, एक बड़ा हैवी मालिक्यूल है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये टीचर इंट्यूशन नहीं देते, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं देते, तो वो जस्ट जान छुड़ाने वाली करते हैं। मैं वो नहीं करना चाह रहा। ये इतना बड़ा लंबा लेक्चर हुआ है, किस लिए हो रहा है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ चीज़ें, आप अंडरस्टैंड करें। पढ़ाने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन मेरे जैसा निकम्मा, अगर आप मेरे जैसे निकम्मे से पढ़ रहे हैं ना, तो जब किसी और के पास जाए ना तो पता चले यार किसी निकम्मे बंदे से पढ़ता है और ये जो है ना निकम्मे का शागिर्द है। तो ये निकम्मियत मैं आपको देना चाह रहा हूँ और उसको आप समझें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर क्या, मैंने ऑलरेडी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए, न्यूमेरिकल्स हो गई, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर सारे हो गए, एमसीक्यूज हो गए, ये हमारा चैप्टर एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हमारे चैप्टर विद कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट नहीं ख़त्म किया हमने, एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीक़ेकार से जितनी पढ़ा सकते थे पढ़ाई हमने, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के एहसान से, कुदरत वाले के एहसान से ये जो चैप्टर है मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको नोट्स चाहिए, ट्यूशन क्लासेस चाहिए, एमकेट ईकेट की बैचेस चाहिए, नंबर में मैसेज करो, ग्रुप में ऐड कर देंगे। और ईकेट वगैरह की फ़ी वगैरह पूछनी हो तो आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम आपको। ट्यूशन जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरा कोर्स कवर अप करवा दिए।